बजट पेश हो चुका है। कॉर्पोरेट इंडिया से हम लगातार बात करें, लेकिन अब बजट पे बात करने के साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ जुड़े हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र जी, शुक्रिया, नमस्कार इतना स्वदेश को समय देने के लिए। और कहीं ना कहीं इस बजट में सरकार ने कई सारे मोर्चों पे ये एक डिसिप्लिन दिखाने की कोशिश की है। उन्होंने ना तो बहुत बड़े रिफॉर्म की बात की, उन्होंने ना कोई किसी लोक लुभावन की बात की, क्योंकि चुनाव में आप जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से शुरुआत की आज बजट की, जब बजट हम लोग स्पीच सुन रहे थे, कुछ शब्द बेहद दिलचस्प सुनने को मिले और बहुत दिनों बाद इस तरह के शब्द संसद के पटल पे किसी वित्त मंत्री की ओर से सुनने को मिले हैं। गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता, आपने 4 नाम वित्त मंत्री साहिबा ने बताया। क्या यही 4 नाम आने वाले दिनों में सरकार के एजेंडे में सबसे ज़्यादा प्रमुखता पे होगा? नहीं, देखिए, जैसा आपने ठीक कहा मनीष जी, वैसे तो प्रधानमंत्री ने जैसे स्वयं भी कहा है कई बार कि वो 4 ही वर्गों से परिचित है: गरीब, किसान अथवा अन्नदाता, महिला, युवा, जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके। तो ये एक व्यापक सोच का एक्सप्रेशन है। और यदि आप देखें इस बजट को ज़रा बारीकी से, तो कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो छूटा है। यानी मैं तो इसको कहूँगा इंक्लूसिव बजट, और साथ ही साथ इनोवेटिव दोनों ढंग से। सोच में भी इनोवेशन है और वैज्ञानिक ढंग से भी इनोवेशन है। जैसे साइंस के लिए वो इनोवेशन के लिए 1 लाख करोड़ का कॉर्पस रख दिया गया। और जहाँ तक एक्सक्लूसिवनेस की बात की जाती है, चूँकि आजकल प्रमाण आधारित युग है, तर्क आधारित बात करने का युग है, मैं समझता हूँ इससे बड़ी और इसकी व्यापकता का प्रमाण क्या हो सकता है कि जिन वर्गों की कभी चिंता नहीं की गई, उन वर्गों की चिंता इस बजट में भी है और निरंतरता से पिछले कुछ समय से की जा रही है। उदाहरण के तौर पर रेहड़ी वाले हैं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, लगभग 70 लाख लाभार्थी। अब इस समाज में तो कभी रेहड़ी वाले की को दूसरी नज़र से दोबारा लौट कर देखा भी नहीं किसी ने। आते जाते धक्का लगा के कोई कहता है रेहड़ी उधर करो, कोई इधर करो, कोई पुलिस वाला आता तो जुर्माना कर देता। उसको सहयोग दिया जा रहा, आर्थिक, साथ ही साथ सम्मान। इसी प्रकार इसका भी जिक्र आज वित्त मंत्री जी के भाषण में आया। विश्वकर्मा योजना, वो लोग जो अपनी हस्तकला, अपनी पारंपरिक हुनर से अपनी जीविका भी कमाते थे और इस मुल्क की तहजीब को ज़िंदा रखने का भी काम करते थे। कई बार उनसे उनके कई बुज़ुर्ग हमें मिलते, उन घरानों के कहते कि साहब अब तो हमारी बिनाई जाती रही, नज़र कमज़ोर हो गई, अब तो हम काम नहीं कर सकते। हम चटाइयाँ बर्तन बनाया करते थे और बच्चे भी चले गए आगे पीछे क्योंकि इसमें कुछ मुनाफा नहीं है। उनको वापस लौटने का कितना अद्भुत एक सोच ये लाई गई। इसी तरह से हमारे यहाँ स्टार्टअप्स को लीजिए या आगे की विकसित भारत की यात्रा की बात की जाती है, तो ये कभी हमने सोचा कि इसकी वैल्यू एडिशन कहाँ से होगी? पहली बार आज़ादी के बाद उन साधनों की ओर नज़र दौड़ाई गई है जिनको अभी तक किसी ने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। हमारे बायो मैन्युफैक्चरिंग को लेकर के इस बजट में जिक्र है कि अलग से स्कीम होगी। अब हमारे मुल्क में इतना भारी बायो रिसोर्स है, ये 5-7 प्रदेश हमारे प्रांत हिमालय की गोद में बसते हैं। पर्पल रेवोल्यूशन, बैंगनी क्रांति, जिसकी शो केसिंग अभी गणतंत्र दिवस परेड में भी हुई, जिसका जन्म जम्मू कश्मीर से हुआ और फैलता जा रहा है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। और एग्री स्टार्टअप्स का एक नया वर्ग उससे जन्मा है, 3-4 हज़ार लोगों का। ये सब सरमाए कभी देखे नहीं गए। हमारा डीप सी मिशन, उसका भी जिक्र आया आज के बजट में। 7,500 किलोमीटर लंबा हमारा समुद्री तट है, 12 प्रदेश उसमें बसते हैं, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लेकर के वहाँ महाराष्ट्र। हमारा ये एक ऐसा देश है जहाँ देश के नाम पर समुद्र का नाम है, लेकिन कभी उसने उस तरह किसी ने नज़र नहीं दौड़ाई। तो ये ना केवल वो वर्ग, बल्कि वो क्षेत्र, वो सरमाए जिनकी कभी किसी ने चिंता नहीं की या सोच नहीं गई या प्राथमिक, उनको दी गया है ताकि भारत का सामूहिक विकास हो सके। और उस विकास में चूँकि हर वर्ग का योगदान रहने वाला है, हर क्षेत्र का योगदान रहने वाला है, मुझे लगता है कि भले ये इंटरिम बजट है, लेकिन इसमें संकेत है उस दिशा का जो जुलाई अगस्त में मानसून सत्र में आने वाला बड़ा बजट होगा और जो आगे के 20 साल का रोड मैप निर्धारित करेगा। जी, यही मेरा अगला सवाल था। जिस तरीके से आप भरोसे से बता रहे हैं कि जुलाई में बजट होगा, उसी के रोड मैप के तौर पे है।
अभी तक जो बजट आता था ना उसमें हमेशा चर्चा होती थी आत्मनिर्भर भारत की। ये माना जाए कि ये बजट जो है सरकार की तरफ से कॉन्फिडेंस वाला बजट है, उनको पूरी तरह से भरोसा है कि वो जुलाई में वापस आ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने टैक्स छूट जैसा कोई ऐलान नहीं किया जैसा कि हमने 2019 में देखा था। क्या ऐसा कुछ है? देखिए, जैसे जैसे मोदी जी ने अभी हाल ही के अपने एक भाषण में कहा था कि जब मैं विदेश जाता हूँ, किसी बड़े नेता के साथ हाथ मिलाता हूँ, तो उसको समझ में आता है कि 140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं, उनके चुने हुए नुमाइंदे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कॉन्फिडेंस अगर है तो ये कॉन्फिडेंस उस विश्वास का जो लोगों ने मोदी जी के प्रति अपना प्रकट किया है, और उस विश्वसनीयता के आधार पर ये बजट निर्माणित किया गया कि इस समय मजबूरी है, वोट ऑफ अकाउंट ही हो सकता है, लेकिन बाकी की जिम्मेवारी वापस आकर के मोदी जी निभाएंगे। क्या है, चाहे आप 2008 2009 का इंटरिम बजट देखिए, 2014 का इंटरिम बजट देखिए या 2019 का इंटरिम बजट देखिए, हमेशा हमने देखा कि पॉपुलिस्ट कई सारे फैसले लिए गए। इस बार के बजट में एक इंटरेस्टिंग बात जो देखने को मिली है, एज अगर बिजनेस जर्नलिज्म के हिसाब से बात करें तो जिस तरीके से एक बोल्ड डिसीजन लिया गया, फिजिकल डेफिसिट को घटाने की बात की, 5.1% की बात की गई, ये बहुत बोल्ड डिसीजन है। चाहते तो ऐसा नहीं कर सकते थे। दूसरी तरफ आपने कहा कि कोई टैक्स में इस बजट में कोई छूट नहीं दी गई है। नहीं, आप बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल एक अनुशासित कह सकते हैं ना, एक डिसिप्लिन्ड बजट पेश करने की कोशिश की गई है। ये जो सोच है ये कैसे हुई कि हमें जाना है, हम एक डिसिप्लिन बजट के साथ ही जाएंगे, हम कोई ऐसा कुछ नहीं करने वाला है जिससे कि आने वाले बजट में कोई दिक्कत खड़ी हो। नहीं, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मैं अभी किसी से बात कर रहा था तो मैं ये कह रहा था कि मोदी जी ने ये जो पिछले 10 वर्षों में अनेकों जैसे रिफॉर्म्स आए हैं, और फाइनेंशियल सेक्टर में भी, ये मात्र आर्थिक रिफॉर्म्स नहीं है या आर्थिक मेजर्स नहीं है, इनका बड़ा व्यापक असर है। ये हमारी सोच को बदलने वाले हैं, हमारे पॉलिटिकल कल्चर को, हमारी कार्यशैली, हमारी कार्य संस्कृति को बदलेंगे। यानी ये अपेक्षा की जाती है कि अब चुनाव में जा रहे हैं तो टैक्स घटा दिए जाएंगे, और अब पिछले 4-5 दिन से चैनलों पे विश्लेषक भी यही कह रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये केवल इसलिए नहीं हुआ कि इलेक्शन का समय है, यह हर मोदी जी की हर स्कीम में इसकी झलक आपको मिलती है। उदाहरण के तौर पर 3 करोड़ पक्के मकान बनाए गए, जो वित्त मंत्री ने आज इसका उल्लेख किया, और अगले 5 साल में कहा गया कि 2 करोड़ और बनाए जाएंगे। अब ये नहीं देखा गया कि पक्का मकान किसका बना, कि हिंदू का है, मुसलमान का, कि ठाकुर का, ब्राह्मण का, दलित का, ट्राइबल का। ये भी नहीं देखा गया कि वो वोट किसको देता है। और हो सकता है कि पूरे का पूरा कच्चे मकान का मोहल्ला पक्का हो गया और जिसने पिछली बार वोट दिया ही ना हो बीजेपी को, लेकिन जहाँ जिस चीज़ की पूर्ति है वहाँ तक पहुँचना, वोट की राजनीति से ऊपर उठ करके। तो जो वोट की राजनीति से और तुष्टीकरण की राजनीति से ऊपर उठ करके ऑब्जेक्टिवली असेसमेंट करके अपने आप अपनी सेवाएं उपलब्ध करवाना या सरकार की व्यवस्था को उपलब्ध कराना, वो जो कार्यशैली है उसकी झलक इसमें मिलती है। और तभी मैं कहता हूँ कि मोदी जी की जितनी रिफॉर्म्स हैं, जितनी वेलफेयर स्कीम्स हैं, ये ना केवल जनहित की हैं बल्कि जन मानसिकता बदलेंगे। और साथ ही साथ जनता में आकांक्षा जागी है। जब 25 करोड़ गरीब गरीबी से बाहर आए हैं, जैसे इस बजट में आज उल्लेख किया गया, तो उनके अंदर भी हसरत जागी है कि साहब हमारा भी पक्का मकान हो सकता है। कोई आकर के, मैं जाता हूँ मैं भी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो कोई आकर मिलते हैं तो कोई कहते हैं साहब हमारा भी रह गया बनने को, अभी बनेगा। नहीं तो कभी ऐसा सोचा था? हमारे समाज में तो कोई बुरा नहीं माना जाता अगर कच्चा मकान हो तो समझा जाता है कि साहब एक वर्ग होता है वो कच्चे मकान में ही रहता है, अपने नसीब ऐसी उसी से पैदा होता है, उसी से ज़िंदगी बसर कर देता है। आज आकांक्षा जागी है, और यही लोकतंत्र की परिभाषा है कि घर चाहे बड़ा हो कि छोटा हो, बच्चा चाहे किसी भी माँ की कोख से क्यों न जन्मा हो, उसमें स्वप्न देखने का, हसरत अपनी जाहिर करने का साहस हो। तो ये एक बहुत व्यापक और दूरगामी प्रभाव होने वाला है। विपक्ष वालों को अभी ये समझ नहीं आ पा रहा, क्योंकि वो पुरानी मानसिकता के आधार पर ही अपनी राजनीति कर रहे हैं। सर, हमने देखा है जब संसद का सत्र शुरू हुआ तो उससे पहले प्रधानमंत्री जी ने संबोधन किया, राष्ट्र के नाम उन्होंने संबोधन दिया था, और उस संबोधन में हमने देखा कि आप भी थे वहाँ। उस संबोधन के दौरान उन्होंने एक बात कही, पुरजोर तरीके से उन्होंने कही, नारी शक्ति की बात की उन्होंने। और आज के बजट में भी इस बात की बार बार निर्मला जी ने इस बात का जिक्र किया, वित्त मंत्री साहिबा ने। क्या ये मान के हम चले कि आने वाले दिनों में सरकार
इस मुद्दे पे कुछ और बड़ी योजनाओं का ऐलान कर सकते हैं? अभी नहीं, अगर जुलाई में वापस से सरकार आती है चुन के, तो इस मोर्चे पे कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं? नहीं, वैसे तो इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। बार बार प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं, वहाँ पहुँचने की बात करते हैं, तो इसलिए अनिवार्य है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का उसमें योगदान रहे, अपनी यथाशक्ति यथा प्रतिभा के अनुसार। और उसमें महिलाएं भी हैं, तो महिला जहाँ का हमारा 50% वर्ग है, तो कैसे उसको अवहेलना की जा सकती है। और इसीलिए हर योजना में, हर कार्यक्रम में ये सोच झलकती है। चाहे गणतंत्र दिवस की आपने परेड देखी हो, उसमें भी आपको इसका दृश्य देखने को मिला। नारी शक्ति का भरपूर उपयोग किया जाए राष्ट्र निर्माण में, ये राष्ट्र हित के लिए अनिवार्य था, और मोदी जी ने ये करने का रास्ता हमवार किया। और नारा संसद में बताया गया, वित्त मंत्री जी ने बताया, जय जवान जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान। और मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि जितेंद्र सिंह के जिम्मे जो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय भी है। तो क्या आने वाले दिनों में अब सरकार इस सेगमेंट में, खासतौर पर अनुसंधान के सेगमेंट में, कुछ बड़े फैसले लेने वाली है, कुछ बड़े योजनाओं का ऐलान करने वाली है? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल जी। मैं ये कहूँगा कि इस बजट में भी बहुत हैवी टिल्ट है टुवर्ड साइंस इनोवेशन। जो 1 लाख करोड़ का कॉर्पस रखा गया इनोवेशन के लिए, निरंतरता से मुझे लगता है पहले दिन से ही प्रधानमंत्री ने देशवासियों को ये समझाने का प्रयास किया था कि आगे का जो हमारा विकास है वो तभी संभव है हम विज्ञान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दूसरे देशों के साथ कदम से कदम मिला करके चले। पहले होता था कि हम 1-2 दशक पीछे चलते थे। अगर टेलीविज़न अमेरिका में 1950 के दशक में आया, तो यहाँ 1970 के आरंभ में आया, 71 में। इसी तरह कंप्यूटर, आज हम क्वांटम टेक्नोलॉजी में देश, विश्व के 5-6 देशों के बीच में खड़े हैं। चंद्रमा पर यदि हमारी यात्रा देर से प्रारंभ हुई, लेकिन साउथ पोल हम पहले पहुंच गए। और उसी बात का एहसास करते हुए आज पहली बार बायो मैन्युफैक्चरिंग का जो मैं कह रहा हूँ पॉलिसी, ये भी एक तरह की बायो इकोनॉमी को बढ़ावा देगी, बायो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देगी, साइंस इनोवेशन को। और स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम जहाँ 350 से शुरू हुए थे 2014 में, आज हम 1.5 लाख तक पहुँच गए और दुनिया में हम तीसरे दर्जे पर खड़े हैं। तो वो एक इकोसिस्टम के कारण संभव हुआ, जिसने उसको हर तरह से सपोर्ट दिया, सहयोग किया उसका। और उसी का सपोर्ट के तौर पर एक कॉर्पस आया। उसी भाव से और उसी विचार से नेशनल, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया पिछले वर्ष 2023 में। उसका नाम भी अनुसंधान रखा गया ताकि प्राइवेट पार्टिसिपेशन भरपूर हो सके। हमारा स्पेस सेक्टर जो बंधा हुआ था, गोपनीयता में कि पर्दे में काम करता था, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ नहीं था करता, वहाँ पिछले 7-8 महीने में ही 1 अप्रैल से लेकर के 31 दिसंबर तक 1,000 करोड़ से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर का निवेश हुआ है। क्योंकि मोदी जी ने वो सारा बदल दिया, वो स्पेस की नीति बदल दी, प्राइवेट सेक्टर को उसमें शामिल होने की पूरी मोहलत दे दी, पूरी आज़ादी दे दी। तो ये सारा का सारा जो एक अप्रोच बदली है, उसकी झलक आज के इस बजट में भी, और निश्चय जैसे आप ठीक कह रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने का काम उस बजट में भी होगा जो एक बड़े पैमाने पर पूरे साल के लिए जुलाई अगस्त के महीने में पेश किया जाएगा। जितेंद्र जी, बस 2 सवाल और होगा, जल्दी जल्दी से मैं आपसे इसके जवाब चाहता हूं। एक तो 2047 तक जो है प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अगला विजन है, भारत को एक विकसित राष्ट्र के तौर पे खड़ा करना। और इस बार के बजट में हमने देखा कि विकसित भारत के तौर पे 75,000 करोड़ रुपये का अलॉटमेंट किया गया ताकि स्टेट को पैसे ये मिल सके। हमने अक्सर देखा है कि राज्यों के साथ जो है ना, हमेशा इस मुद्दे पर क्लेश होता रहता है, झगड़ा होता रहता है। इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, वो तो मोदी जी ने पहले दिन से ही 2014 के बाद से ही राज्यों का हिस्सा बढ़ा दिया था। उस समय से ही उसका शेयर बढ़ गया था, और वो इस बात को समझते हैं। वो बड़े लंबे कालखंड में वो मुख्यमंत्री रह कर के आए हैं। और जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, तभी मैंने कहता हूँ कि अगर आप 10 साल मुड़ के देखें तो मोदी जी हैज़ वॉक दी टॉक। जो कहा था वो निभाया गया है। वो ऐसा नहीं कि मात्र कहने तक रह गया। और जब वो पूरे देश की बात कर रहे हैं और उस 2047 के भारत की बात कर रहे हैं, तो इस दृढ़ विश्वास के साथ कि उसमें हर वर्ग और हर क्षेत्र का योगदान रहेगा, और हर क्षेत्र के वासियों को भी इस विश्वास के साथ ही उसमें सहयोग देना होगा।
सर आखिरी सवाल होगा, इस बजट में हमने एक चीज़ देखा है सामान्य तौर पे, जिस तरह से अयोध्या में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद उन्होंने 1 करोड़ घरों पे रूफटॉप, सोलर रूफटॉप लगाने की बात की, ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत चर्चा की है। इस सेगमेंट में सरकार आने वाले दिनों में क्या कुछ और बड़े ऐलान कर सकती है, या जब अगला बजट आएगा जुलाई में उसमें हम ये उम्मीद करके चल सके कि कुछ और बड़े ऐलान हो सकते हैं इसमें? नहीं, निश्चय उसमें तो ये तो निरंतरता से सोच चलती रहती है, नए आइडियाज़ आते हैं। जैसे मैंने कहा, ये बजट इनोवेटिव भी है, यानी नए नए प्रयोग करके जो देश हित में हो उन पर अमल करने का भी काम, और निरंतर होता रहा पिछले 10 वर्षों में और आगे भी जारी रहेगा। जितेंद्र सिंह जी, शुक्रिया, आपने 18 और स्वदेश को समय दिया और विस्तार से जो इस बजट पर चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि आने वाले जब चुनाव के तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो फिर से आपसे मुलाकात होगी और कई सारे मुद्दों पे बात होगी, और आपको और सरकार को ढेर सारी शुभकामनाएं एक डिसिप्लिन बजट कम से कम पेश करने के लिए।